10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम समझना है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म होता क्या है। देखिए, नेशनलिज्म एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को दिखाते हैं। हम अपने राष्ट्र के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। इसी विचारधारा को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद बोलते हैं। अब देखिए, राष्ट्रवाद का जो उदय है सबसे पहले फ्रांस से माना जाता है। फ्रांस में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसको हम 1789 की क्रांति बोलते हैं, जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का 3 नारा था। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा पर बल दिया गया था। इंग्लिश में बोले तो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, समानता का मतलब है कि भाई सभी समान है कानून के सामने, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब होगा आपका कि भाई सभी लोगों को कुछ ऐसे अधिकार मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना विकास कर सके, है ना। इसके अलावा बंधुत्व का मतलब क्या है? बंधुत्व का मतलब है कि आपस में प्रेम भावना के साथ लोग रहते हैं, मतलब मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, आपसी भाईचारा दिखाते हैं। ये क्या है? बंधुत्व की विचारधारा है। तो ये 3 विचारधाराओं पर आधारित थी ये क्रांति। सो दोस्तों, ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था वो राजतंत्र के खिलाफ हुआ था, यानी कि मोनार्की का शासन था वहाँ पे, यानी कि राजतंत्र हुआ करता था, राजा का शासन था। राजा के शासन को खत्म करने के लिए क्रांति हुई थी और वहाँ पे आपको पता होगा कि उस समय लुई 16 का शासन था। लुई 16 के शासन को इस क्रांति के माध्यम से हटा दिया गया था। दोस्तों, हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन से बदलाव करने की कोशिश की है। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 की, उसके बाद कौन से बदलाव फ्रांस में देखने को मिलता है? तो सबसे पहला बदलाव तो ये था कि भाई पितृभूमि और नागरिकता की विचारधारा को बढ़ावा दिया गया, इस विचारधारा को बल दिया गया। अब पितृभूमि का मतलब आप समझिए, जैसे कि हम इंडिया में क्या करते हैं, अपनी भूमि को मातृभूमि बोलते हैं ना, जैसे कि हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। इसी तरीके से यूरोप के जो देश है वो अपनी जमीन को पितृभूमि मानते हैं, अपने पिता की जमीन मानते हैं ना। तो ये, और इसके अलावा नागरिकता की विचारधारा को भी बढ़ावा दिया गया। और इसके अलावा एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया जो कि 3 रंग का था। और इसके अलावा स्टेट जनरल का जो चुनाव था अब सीधे नागरिकों द्वारा किया जाता था, मतलब आम लोग क्या करते थे, अपने स्टेट जनरल जो भी है उसका चुनाव किया करते थे। और इसको अब बदल दिया गया, इसका नाम चेंज करके इसको अब नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू की गई, मतलब कि सभी, चाहे वो ऊंचे वर्ग का है या फिर निम्न वर्ग का है, सभी के लिए एक समान कानून होंगे। आयात निर्यात जो शुल्क है उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी देश के अंदर हो रहा है, आंतरिक जो भी आयात निर्यात हो रहा है उसके ऊपर कोई भी शुल्क, कोई भी टैक्स अब नहीं लगेगा। इसके अलावा भार तौल तथा नापने की एक समान व्यवस्था पूरे देश में लागू की गई। क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। फ्रेंच भाषा को नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया था। तो ये सारे बदलाव 1789 की जो ये क्रांति थी उसके बाद फ्रांस में देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने हैं। सो गाइस, अभी तक हमने बात कर लिया कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति का प्रचार प्रसार फ्रांस में हुआ और बहुत सारे परिवर्तन फ्रांस में देखने को मिला। लेकिन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, इस क्रांति को सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसको दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलाया। ठीक है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, हम देखते हैं कि फ्रांस में एक शासक का उदय होता है जिसका नाम है नेपोलियन। ठीक है, और नेपोलियन ने क्या किया, फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिया, यानी कि मोनार्की के शासन को फिर से ला दिया, है ना। राजतंत्र को वापस से स्थापित किया। अब राजा ही फिर से क्या हो गया, सर्वोपरि हो गया, सबसे ऊपर हो गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति एक तरीके से राजतंत्र के खिलाफ ही हुआ था। तो नेपोलियन जब फ्रांस का सत्ता संभालता है तो बहुत सारे परिवर्तन करता है। इसमें आपको समझना है नेपोलियन के संहिता के बारे में। नेपोलियन की संहिता, या इसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं, यानी कि 1804 की नागरिक संहिता। ठीक है, इसके कुछ सकारात्मक पक्ष है, यानी कि पॉजिटिव साइड भी है, और इसका कुछ नेगेटिव साइड यानी कि नकारात्मक पक्ष भी है। सबसे पहले हम इसका सकारात्मक पक्ष यानी कि इसकी अच्छी बातों की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया कि जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार है ना उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया है और उसको विशेष अधिकार जो पहले दिए जाते थे वो अब नहीं दिए जाएंगे, है ना। इसके अलावा सामंतवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, यानी कि जो फ्यूडल सिस्टम है जिसमें क्या होता था, जमींदार होते थे, है ना, और जमींदार क्या करते थे, जमीन के मालिक होते थे और छोटे छोटे किसानों से क्या करते थे, गरीब किसानों से खेती करवाते थे और उनका शोषण भी किया करते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कानून के सामने सब बराबर होंगे, है ना। ये कह दिया गया कि भाई अब कानून के सामने सब बराबर है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है कानून के सामने, है ना। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा प्रदान किया गया, यानी कि कोई भी जो भी संपत्ति रखता है उसकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा सरकार की तरफ से।
यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको भी बेहतर किया गया। इसके अलावा किसानों को भू दास्ता तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्त करा दिया गया, यानी कि किसानों से जो जबरन मजदूरी करवाई जाती थी और जागीरदारी शुल्क उनको देना होता था, ठीक है, यानी कि जमींदारों की ज़मीन पर जब खेती करते थे तो उनको शुल्क देना होता था, उस शुल्क को भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो भाई सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव साइड हो गया। अब इसके कुछ नेगेटिव साइड की ही हम बात कर लेते हैं। नेपोलियन संहिता की कुछ नकारात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें कर में वृद्धि कर दिया उसने, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि नेपोलियन का सपना था, वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिपाहियों की जरूरत थी, है ना, उसको सैन्य खर्च बढ़ गए थे, तो जाहिर सी बात है कि कर इकट्ठा करेगा और कर इकट्ठा करके अपने सेना पे खर्च करेगा, तो कर में वृद्धि कर दिया, पहला पॉइंट दे बता दे। इसके अलावा सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब कि कोई भी बिना नेपोलियन की मंजूरी के उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं छाप सकता है ना, कुछ भी लिख नहीं सकता है, तो ये सेंसरशिप होता है। सेंसर व्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया नेपोलियन ने। इसके अलावा फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। जो फ्रेंच सेना है उसमें लोगों को ज़बरदस्ती भरना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पूरे यूरोप को जीतना था। ठीक है, तो ये सारे नकारात्मक पक्ष में आप बता सकते। तो हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, आप पहले यूरोप के नक्शे को देखिए। इस समय अगर हम यूरोप में देखते हैं तो भाई बहुत सारे ऐसे देश है जो कि अभी आप नाम सुनते होंगे, जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, है ना, ये नाम सुनते थे। लेकिन 18वीं सदी के मध्य तक की अगर हम बात करें, 18वीं सदी का मध्य मतलब कि 18वीं सदी का मतलब क्या है, 18वीं सदी, एक सदी में होते 100 साल, 18वीं सदी का मतलब यहाँ पे है 1700 से लेकर 1800 तक के बीच का जो 100 साल का गैप है। तो यहाँ पे हम 18वीं सदी के मध्यकाल की हम बात करें, यानी कि 1850 के आसपास की हम बात करें, तो उस समय 1850 के आसपास तक क्या था, उस समय जो यूरोप था वो अलग था अभी के समय से। तो जिस इलाके को हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, उस समय वो जो एरिया था पूरा राजशाहियों में बटा हुआ था। वहाँ पे डची और कैंटनों में मतलब पूरे एरिया जो था वो बटा हुआ था, और यहाँ के अलग अलग राजा होते थे जिनके अलग अलग स्वायत्त क्षेत्र होते थे, जहाँ से वो क्या करते थे, शासन करते थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे, यानी कि यहाँ पे निरंकुश राजाओं का क्या था, शासन था, और इन इलाकों में अलग अलग तरह के लोग रहते थे। ये अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे, मतलब वो एक जैसी संस्कृति को फॉलो करने वाले अपने आप को नहीं कहते थे। अपने आप मतलब उनकी एक तरीके से क्या थी, सामूहिक पहचान वाली कोई बात थी नहीं उनके अंदर। अक्सर वे अलग अलग भाषा बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पे अगर हम ऑस्ट्रिया और हंगरी में शासन करने वाले एक वर्ग की हम बात करें, एक साम्राज्य की बात करें जिसको हम बोलते हैं हैसब वर्ग, ठीक है, तो इस अगर साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य में कई अलग अलग क्षेत्र और जन समूहों को जोड़कर इस मतलब साम्राज्य को बनाया गया था। कौन से मैं साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, हैब्सबर्ग साम्राज्य की। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई यूरोप में इतनी ज्यादा विविधताएं थी, इतना ज्यादा अंदर था लोगों के बीच में। अब यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना कैसे पनपा, ठीक है, तो अभी आगे आपके बुक में कुछ विचारधारा के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसमें से उदारवाद, रूढ़िवाद क्या है उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। 2.1 आपका जो टॉपिक दिया गया है उसको समझते हैं। तो 2.1 टॉपिक है हमारा कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। अब देखिए भैया, ये कुलीन वर्ग है क्या, यूरोपीय समाज में कुलीन वर्ग है क्या। तो यूरोप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था ये कुलीन वर्ग। ये जमीन के क्या होते थे, मालिक होते थे। इनके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद होते थे। इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में इनके जायदाद इतने ज्यादा थे कि पूछो मत, और शहरी इलाके में इनके बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, हवेलियों के मालिक थे। आमतौर पर फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे, और ये क्या थे, वैवाहिक संबंध के माध्यम से, मतलब आपस में क्या करते थे, ये वैवाहिक संबंध बनाते थे और आपस में जुड़े रहते थे, रिश्तेदारों की तरह, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है, संख्या के लिहाज से भाई काफी कम थे, लेकिन इनके पास जमीन जायदाद है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब औद्योगिक क्रांति के दौरान क्या होता है, यूरोप में एक नया वर्ग उभर कर सामने आता है। इसमें उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग शामिल थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 18वीं सदी के आसपास ही क्या होता है भैया, 18वीं सदी में ही, मतलब औद्योगिक क्रांति के समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ 18वीं सदी के आसपास, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों की जरूरत थी, उद्योगपतियों की जरूरत थी, व्यापारी लोग चाहिए थे व्यापार करने के लिए। तो इस तरीके से एक नया मध्यम वर्ग बना। 19वीं सदी तक इस वर्ग का आकार काफ़ी छोटा था। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि जैसे कुलीन वर्ग है, कुलीन वर्ग का धीरे धीरे क्या होता है यूरोप में ना, उनका जो अधिकार है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, उनके जो अधिकार क्षेत्र है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि 19वीं सदी के आसपास क्या होता है कि जो शिक्षित वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है,
उनके बीच में ही राष्ट्रीय एकता के जो विचार है वो लोकप्रिय होते हैं। यही मध्यम वर्ग के बीच में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रवादी भावना पनपेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार आप वीडियो को पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब अगला हमारा टॉपिक है 2.2, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। ठीक है, यहाँ पे अपने को ना उदारवादी विचारधारा को समझना है। भैया ये उदारवाद है क्या? देखिए, उदारवाद जो है वो लातिनी भाषा के शब्द लीवर से निकला है। इसका आधार क्या है? लीवर, है ना, लीवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, फ्रीडम, आज़ादी। उदारवाद का मतलब एक तरीके से समझ लो आज़ादी की हम बात कर रहे होते हैं। तो नया मध्यम वर्ग के लिए इसका अर्थ क्या था? जो नया मध्यम वर्ग उभर के सामने आया था, अभी हमने ऊपर बात किया यूरोप में, तो उनके लिए मतलब था व्यक्तियों के लिए आज़ादी। उदारवाद का मतलब क्या था उनके लिए? व्यक्तियों के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। यानी कि भैया कानून के सामने ना सब बराबर होंगे, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यही नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था। राजनीतिक रूप से अगर हम बात करें उदारवादियों की, तो ये मानते हैं कि भाई सरकार जो बने वो सबकी सहमति से बने। ठीक है, सरकार बनाने में सभी लोगों का योगदान हो, वोट डालने का सभी को अधिकार मिले, कुछ ऐसा इनके बारे में आप कह सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादियों ने निरंकुश शासकों और जो पादरी वर्ग है उसके विशेष अधिकारों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? आवाज उठाया था। उनके विशेष अधिकार को क्या करना चाहते थे? समाप्त करना चाहते थे, राजतंत्र को समाप्त करने के पक्ष में थी। और ये चाहते थे कि शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए? संविधान तथा संसदीय सरकार के द्वारा सरकार को चलाया जाए। अगर हम, ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण हो गया। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से हम उदारवाद की बात करें तो ये मुक्त बाजार की स्थापना करवाना चाहते हैं। भैया मुक्त बाजार को महत्व देते हैं। ये चाहते हैं कि व्यापार के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको हटाया जाए, ताकि व्यापार आसानी से एक देश से दूसरे देश में हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदारवाद। मेरे को लगता है कि भाई मैं आपको अच्छे से उदारवाद समझा चुका हूं, आपको उदारवादी विचारधारा को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं 2.3। ठीक है, अब ये टॉपिक है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो रूढ़िवादी विचारधारा की हम बात कर लेते हैं। देखो, रूढ़िवादी सिंपल सी एक पुरानी विचारधारा होती है। ठीक है, जो प्राचीन समय में जो या पुराने समय से जो नियम कानून हम बनाते हुए जो अपनाते हुए आ रहे उसी को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे कि ये चाहते थे कि राजतंत्र जो है या फिर जो पादरी वर्ग का जो दबदबा है समाज में, है ना, सामाजिक भेदभाव जो पहले होता था वो रहे, यूरोप में यही चीजें होती रहे। ठीक है, ऐसा वो चाहते थे। वो बदलाव चाहते ही नहीं थे, बदलाव के पक्ष में है, मतलब विपक्ष में है। एक तरीके से बदलाव कोई चाहते ही नहीं है, पुरानी विचारधारा को ही आप अपनाते चलो। तो 1915 के बाद यूरोपीय जो सरकारें जो बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं रूढ़िवादी भावनाओं से ही प्रेरित थी। 1915 कह रहा हूं मैं, 1815 बोलेंगे। ठीक है, 1815 के बाद जो सरकारें बनी थी वो कहीं ना कहीं इसी भावना से प्रेरित थी। देखिए, इसी टॉपिक में एक वियना संधि के बारे में भी बताया गया। वियना संधि है क्या? वियना संधि की क्या प्रमुख विशेषताएं थी उसको भी हम समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि हमने बात किया कि 1815 के बाद क्या होता है कि पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं रूढ़िवादी परंपराओं को बढ़ावा दिया जाता है, रूढ़िवादी सिद्धांत के माध्यम से शासन चलने लग जाता है। इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, एक सम्मेलन बुलाया जाता है वियना में। ठीक है, और ऑस्ट्रिया के चांसलर होते हैं ड्यूक मेटरनिक, उनके नेतृत्व में सम्मेलन बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन को हम क्या बोलते हैं? वियना संधि या वियना सम्मेलन बोलते हैं, वियना संधि आप बोल सकते हैं। तो इस संधि की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखो, पहली विशेषता भाई, फ्रांस में जो वुर्वो वंश था, राजवंश था, उसको दोबारा से सत्ता में लाना था, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि भाई इसका जो मेन उद्देश्य था यूरोप में एक रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि फ्रांस ने उन इलाकों पर, इस संधि के माध्यम से क्या हुआ कि फ्रांस ने उन इलाकों से अपना नियंत्रण खो दिया जिस पर नेपोलियन के समय में उसने अपना शासन कायम किया था। और तीसरा पॉइंट बताएंगे कि फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक हेतु क्या किया गया? नए राज्य स्थापित किए गए थे। तो इसके प्रमुख विशेषताओं में आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। अब थोड़ा सा हम ड्यूक मेटरनिक के बारे में भी जान लेते हैं। भैया ये थे कौन? देखिए, इनका जन्म जो है 15 मई 1773 को हुआ था। कब हुआ? 1773। ठीक है, वे ऑस्ट्रिया के क्या थे? चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में उन्होंने यूरोप के राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूरोप के राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने क्या कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इनका क्या रहा? महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। नेपोलियन युद्ध के उपरांत इन्होंने क्या किया था? यूरोप के पुनर्रचना में
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पुरानी परंपरा यानी कि रूढ़िवादी तंत्र को दोबारा से उन्होंने क्या किया था, स्थापित किया था। तो ये ड्यूक मेटरनिक के बारे में आप बताएंगे। देखिए वियना संधि में आपको पता है कि ड्यूक मेटरनिक ने क्या किया, रूढ़िवादी परंपराओं को दोबारा से स्थापित कर दिया था। रूढ़िवादी परंपरा के बहुत बड़े मतलब सपोर्टर थे वो। तो जैसे ही रूढ़िवादी को बढ़ावा मिला, जितने भी उदारवादी राष्ट्रवादी जो थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, राष्ट्रवादी से प्रेरित आंदोलन चला रहे थे, वो सब क्या हो गए, गुप्त रूप से उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे जगह पे अपने प्रशिक्षण केंद्र वगैरह बनाना शुरू कर दिया, गुप्त संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था, उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब था कि जो वियना कांग्रेस में जो राज्य व्यवस्था स्थापित की गई थी, मतलब वियना संधि में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी उसका विरोध करना, और इसके लिए उनको मृत्युदंड भी मिल सकता था। ठीक है, तो इसमें क्या, इटली के एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी है, उनकी हम बात कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने क्रांति में विशेष भूमिका निभाया था। एक बहुत ही फेमस क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था ज्यूसेपी मैत्सनी। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है वो 1807 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जेनोवा में। जेनोवा जो है इटली में ही है। ठीक है, और कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कार्बोनारी जो एक गुप्त संगठन है उसका सदस्य भी बन गए थे। 24 साल की अवस्था में उन्होंने क्या किया था, जो लिगुरिया में एक क्रांति करने किया था उन्होंने, और उसके बाद उनको देश निकाला दे दिया गया। मतलब उनको 1831 में क्या हुआ था, ये उन्होंने क्रांति किया था यहाँ लिगुरिया में, और इस वजह से उनको देश से निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, 2 गुप्त संगठन भी बनाए थे। ठीक है, 2 क्रांतिकारी गुप्त संगठन उन्होंने बनाए थे। एक तो आपका नाम थोड़ा टफ है, आप इसको याद जरूर करें। मार्सेई एक जगह का नाम है, मार्सेई में यंग इटली बनाया था, और दूसरा जो बनाया था वो बर्न में बनाया था, जो कि यंग यूरोप था। यंग यूरोप, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप, ये 2 संगठन गुप्त संगठन इन्होंने बनाया था। मैत्सनी की बात करें भाई, ये राजतंत्र के विरोधी थे, क्योंकि आपको पता है कि जो वियना संधि हुआ था, वियना जो कांग्रेस का जो सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें राजतंत्र को दोबारा से स्थापित किया गया था। मैत्सनी जो थे वो राजतंत्र के घोर विरोधी थे, और वो प्रजातंत्र को दोबारा से स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों के, जो मेटरनिक है और जो मैत्सनी है, दोनों के विचार बिल्कुल अलग है। मैत्सनी एक तरफ क्या करना चाहते हैं भाई, लोकतंत्र की स्थापना करवाना चाहते हैं, प्रजातंत्र की स्थापना करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेटरनिक जो है, उन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को बढ़ावा दिया था। तो इस वजह से उनका जो मेटरनिक है वो मैत्सनी का विरोध करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यही सारी चीज़ें बतानी थी। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में टॉपिक नंबर है 3, और टॉपिक का हेडिंग रहेगा क्रांतिकारियों का युग, जो कि 1830 से लेकर 1848 तक के समयकाल की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए इसमें एक तो जुलाई क्रांति की बात की गई है। जुलाई क्रांति जो हुआ था फ्रांस में हुआ था, 1830 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्रांति थी वो उदारवादियों की क्रांति थी। मतलब लगभग 15 साल बाद उदारवादी खुल के क्रांति करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1815 के बाद वो क्या हो गए थे, भूमिगत हो गए। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड हो गए थे वो। ठीक है, अब जुलाई क्रांति हुआ। जुलाई क्रांति के बाद क्या होता है, उदारवादियों ने जो बुर्बो वंश है उसको उखाड़ फेंका। ठीक है, आपको पता है कि भाई जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके बाद भी उनको खत्म कर दिया गया था, लेकिन 1815 में वियना कांग्रेस के माध्यम से, वियना जो सम्मेलन हुआ था, जो संधि हुई थी, उसके बाद जो बुर्बो वंश है उसको दोबारा से सत्ता में लाया गया था। लेकिन अब 1830 में इसको फिर से उखाड़ फेंक दिया गया था, और वहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। मतलब संविधान के माध्यम से राजा को सत्ता दिया गया था, और जो राजा बने थे उनका नाम था लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर ने फिर वहाँ के कामकाज को संभाला था। तो ये चीज़ आप समझ गए इसमें। अब देखिए इसका परिणाम क्या रहा, जो जुलाई क्रांति हुई थी उसके प्रमुख परिणाम क्या निकले। सो यहाँ पे पहला आप परिणाम बताएंगे कि नीदरलैंड से क्या हुआ, बेल्जियम नामक एक अलग राष्ट्र बना, एक अलग देश बन गया। बेल्जियम अलग हो गया नीदरलैंड से। ठीक है, दूसरा परिणाम ये देखने को मिलता है कि जो ग्रीस है, यानी कि जो यूनान जिसको हम बोलते हैं, यूनान आज़ाद हो गया। यूनान की आज़ादी की घोषणा हो गई। ठीक है, अब यूनान भाई क्या है, देखिए यूनान बहुत ही फेमस देश है, आपको पता है, या इसको हम ग्रीस के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन समय काल से ही बहुत ज़्यादा फेमस रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान थे यहाँ के प्राचीन समय काल में, जैसे कि सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है। इतिहास के जनक जो है हमारे हेरोडोटस का संबंध भी यूनान से ही था। ठीक है, अब देखिए यूनान की बात करें तो
15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो जब फ्रांसीसी क्रांति होता है 1789 में, तब यूनान के लोगों के अंदर भी ये भावना जगती है कि भाई हमें भी आज़ादी के लिए आंदोलन करना चाहिए। और 1821 के बाद वो क्या करते हैं, 1821 से उन्होंने क्या किया, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया और दूसरे यूरोप के और देशों ने भी इनको सपोर्ट किया था। अब इसमें क्या हो, जो यूनान में जो क्रांति हुई थी उसमें अनेक प्रकार के कवियों ने भी क्या किया, जनमत संग्रह निर्माण किया था। एक कवि जो थे, अंग्रेजी के एक कवि थे लॉर्ड बायरन, ठीक है। लॉर्ड बायरन ने क्या किया था, धनराशि एकत्रित किया था यूनानी क्रांति के लिए और युद्ध में भी गए थे, ठीक है। युद्ध जो हुआ था उस युद्ध में भी गए थे, लेकिन 1824 में क्या होता है, बुखार के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1832 आते आते तक क्या होता है, कुंस्तुतूनिया की संधि होती है। कुंस्तुतूनिया की संधि के माध्यम से यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिलती है। कुंस्तुतूनिया एक बहुत ही फेमस जगह था। प्राचीन समय की बात करें तो ये था आपका रोमन साम्राज्य की राजधानी, ठीक है। इस समय इसको हम किसी और नाम से जानते हैं और ये इसको इस समय तुर्की की राजधानी के रूप में देखा जाता है। इसका नाम कुछ और है, आप गूगल पे सर्च कर लेना कुंस्तुतूनिया को इस समय हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो भाई यूनान की स्वतंत्रता की बात हो गई। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं जो कि है 3.1 रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, ठीक है। इसमें हम क्या समझने वाले हैं, इसमें हम समझने वाले हैं कि भाई राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देने में, उसके निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। इसमें संस्कृति में क्या होता है, कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से, संगीत, है ना, ये सब राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाते हैं। आपको भी मालूम है, जैसे कि राष्ट्रीय गीत अगर बजता है, कोई राष्ट्रीय गान हमारा बजता है तो हम फक्र से मतलब उसको हम गाते हैं, ठीक है। या फिर कोई भक्ति गीत है, देशभक्ति गीत है, तो वो हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे एक हम रोमानीवादी विचारधारा की बात कर लेते हैं। रोमानीवाद है क्या, तो रोमानीवाद जो है वो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहते थे ये रोमानीवादी, ठीक है। इसमें क्या है कि आमतौर पे जो रोमानी कलाकार होते हैं, जो कलाकार है या जो कवि है, उन्होंने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। मतलब रोमानीवादी जो थे वो कहते थे कि भाई ये जो तर्क वितर्क है और ये जो विज्ञान है ये एक झूठ है, ठीक है, ठीक है। वो मतलब इन चीज़ों को मानते ही नहीं थे, बल्कि वो भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया करते थे। उनका मानना ये था कि भाई राष्ट्र जो बनेगा वो साझे सामूहिक विचार से, साझी संस्कृति से बनेगा, ना कि ये तर्क वितर्क के आधार पे हम या विज्ञान के आधार पे राष्ट्र को हम बना सकते हैं। राष्ट्र बनता है तो बनता है सिर्फ एक साझी संस्कृति है। जैसे कि हम इंडिया के लोगों की बात करें तो भाई हमारी संस्कृति साझी संस्कृति, हम सब मतलब एक साथ मिलके रहते हैं, एक साथ मिलके सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हमारी सामूहिक पहचान है, साझी सामूहिक पहचान है, तभी तो राष्ट्र है भारत एक, ठीक है। तो इसी तरीके से रोमानीवादी भी यही मानते हैं कि भाई तर्क वितर्क के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता, विज्ञान के आधार पर राष्ट्र नहीं बन सकता। राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ अपनी सामूहिक संस्कृति, सामूहिक विरासत के आधार पे ही बनेगा और उसको हमें क्या करना होगा, अनुभव करना होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट्स हम बता सकते हैं। एक जर्मनी दार्शनिक है जिनका नाम है योहान गॉटफ्रीड। अब देखिए ये एक रोमानी चिंतक थे, ठीक है, और इन्होंने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति जो है ना वहाँ के आम लोगों में निहित है, आम लोगों में देखी जा सकती है। और राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है वो लोकगीत, जन काव्य है या फिर जो लोक नृत्य है उससे प्रकट होती है। इसके अलावा यहाँ पे भाषा के महत्व को भी, स्थानीय बोली के महत्व को भी उजागर किया गया है रोमानीवाद में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आम बोली है, जो आम बोलचाल है, वो क्या करता है, एक तरीके से हमारी पुरानी भावनाओं को वापस नहीं लाता, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम भी करता है। अगर मान लो कि भाई भारत में अंग्रेजी, जब भारत में ब्रिटेन का कब्जा था और उस समय हम चाहते हैं कि भाई अंग्रेजी में हम अपनी राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है उसके बातों को हम अंग्रेजी में लोगों तक पहुँचाए तो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचा सकते थे, लेकिन हिंदी में अगर हमने पहुँचाया तो ज़्यादा लोग उसको समझ सकते थे। जो निरक्षर है, जो पढ़ने के लायक नहीं है, वो भी अपनी स्थानीय भाषा को तो समझ ही सकते हैं, है ना। तो ये आप पॉइंट बता सकते हैं कि भाई स्थानीय भाषा भी जो है वो आपको राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे पोलैंड की हम बात करें तो भाई पोलैंड पे क्या था, रूस, पर्सा और जो ऑस्ट्रिया है उसने क्या किया, पोलैंड का विभाजन कर दिया था। लेकिन वहाँ पे क्या था, जो पोलिश लोग थे, मतलब जो पोलैंड के जो लोग थे, उन्होंने पोलिश भाषा को ही अपनाए रखा, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, ठीक है, और उसके लिए उन्होंने कई संघर्ष भी किए, ठीक है। तो भाषा भाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने में भाषा का एक विशेष योगदान रहता है। तो इस टॉपिक में आपको ये सारे पॉइंट्स बताने थे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं 3.2 भूख, कठिनाई और जन विद्रोह।
ठीक है। यहाँ पे देखिए 1830 के दशक से हम शुरू करते हैं। 1830 का जो दशक था ना, वो पूरे यूरोप के लिए एक तरीके से कहा जाए, या फिर जो फ्रांस है आपका, पोलैंड है, जर्मनी है, दूसरे जो देश है ब्रिटेन को छोड़कर, तो वहाँ पे ज़्यादातर देशों में जनसंख्या लगातार बढ़ रहा था। ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग नौकरियों की तलाश में जाते थे, तो भाई उनको नौकरी मिलती नहीं थी, सारे लोग बेरोजगार घूम रहे थे। और इसी समय आपको पता है कि भाई ब्रिटेन में चल रहा था औद्योगिक क्रांति। अब जो ब्रिटेन से जो मशीनों से बन के जो माल आता था, उनसे दूसरे देशों के जो माल थे वो एक तरीके से टक्कर नहीं ले सकती थी, उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं होता था। तो इस कारण दूसरे देशों में लघु उद्योग बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे, तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ रही थी भाई, है ना। बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो समस्या और बढ़ रही थी। अब 1800 यहाँ पे हम 48 की बात करें तो 1848 में क्या होता है, पेरिस के लोग जो है, मतलब फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है, तो वहाँ पे लोग सड़कों पे आ जाते हैं। उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, जन आंदोलन एक तरीके से भड़क उठा। और इस कारणवश क्या है, वहाँ के जो शासक आपको पता है संवैधानिक राजतंत्र 1815 में कायम किया, 1815 कह रहा हूँ, 1830 के आसपास जो भी कायम किया गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो लुई फिशल भाग जाते हैं। ठीक है, मतलब सत्ता को छोड़ देते हैं, वो भाग जाते हैं वहाँ से। तो इस कारणवश क्या होता है, वहाँ पे अब प्रजातंत्र की स्थापना होती है फ्रांस में 1848 में। ठीक है, और लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। जो भी 21 या 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी पुरुष है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिला है, सिर्फ पुरुष को, उनको वोट डालने का अधिकार मिलता है। वहाँ पे लोकतंत्र कायम किया जाता है ना। और लोगों को काम की गारंटी दी जाती है। राष्ट्रीय कारखाने की स्थापना की जाती है ताकि लोगों को क्या मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। वहाँ पे भूख कठिनाई जो भी समस्या है उसका निजात किया जा सके, समस्याओं का हल किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इस टॉपिक में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर भाई तो टॉपिक का हेडिंग है उदारवादियों की क्रांति। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1848 की। लगभग 1848 में क्या होता है, उदारवादियों की एक क्रांति शुरू होती है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व जो किया था वो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने, मतलब मिडिल क्लास जो लोग थे, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अब ये जो क्रांति था कहाँ कहाँ हुआ था, देखिए जर्मन, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारे साम्राज्य में ये क्रांति चले थे। अब इस क्रांति के माध्यम से क्या डिमांड किया गया, क्या मांग किया गया था? तो भाई राष्ट्र के एकीकरण की मांग की गई थी कि जो जितने भी, जैसे आपको पता है जर्मन, इटली, ये सारे अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, तो राष्ट्र के एकीकरण की मांग की गई। संविधान के निर्माण की मांग की गई। इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करवाने की भी मांग की गई। और संगठन बनाने, यानी कि पार्टी वगैरह बनाना है तो उसकी भी मांग की गई थी। अब इसके लिए क्या किया गया भाई, एक संसद बनाना था। तो यहाँ पे क्या है, फ्रैंकफर्ट शहर की हम बात करते हैं। फ्रैंकफर्ट शहर जो कि जर्मनी का एक शहर था, है ना। यहाँ पे सेंट पॉल नाम का एक चर्च है, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे कि मध्यम वर्गीय जो भी पेशेवर लोग हैं या फिर व्यापारी है ना, धनी कलाकार है, वो सब यहाँ पे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो इसमें से 18 मई 1848 की बात करें तो 831 क्या थे सदस्य जो थे, प्रतिनिधि जो थे वो चुने गए थे। और उन्होंने क्या किया, एक जर्मन राष्ट्र का एक संविधान बनाया था। ठीक है, और राजा जो फेडरिक विल्हेम थे, ठीक है, वो राजा वहाँ पे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस संविधान को नहीं माना। ठीक है, ये जो संसद बना था उसको उन्होंने क्या कर दिया, भंग कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी क्रांति क्या रही, असफल रही। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है 4.1 जर्मनी का एकीकरण। देखिए जर्मनी की हम बात करें तो जर्मनी जो था उस समय 39 राज्यों में बटा हुआ था। 39 जो स्टेट थे उसमें बटे, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसमें से सबसे शक्तिशाली जो था और सबसे प्रमुख जो था वो प्रसिया था, या इसको हम प्रसा भी बोलते हैं। ठीक है, और जर्मनी के ज़्यादातर हिस्सों पे किसका नियंत्रण था, ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने क्या कर रखा था, यहाँ पे नियंत्रण जटा रखा था। तो अब इसके एकीकरण में जिस व्यक्ति का नाम सबसे प्रमुख नाम है वो है ऑटो वन बिस्मार्क। क्या नाम बोला मैंने, ऑटो वन बिस्मार्क। इसको मतलब जैसे हम सरदार पटेल की बात करते हैं, इंडिया के एकीकरण में, भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का योगदान रहा। उन्होंने 565 रजवाड़ों को मिलाया था। हमारा जो देश था आज़ादी के समय 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था, उनको भारत में मिलाने का काम किया था। इसी तरीके से 39 राज्यों को मिलाने का काम जर्मनी में कौन करते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क करते हैं। 3 युद्ध होता है देखिए, जिसमें से 1864 में हम बात करें तो बिस्मार्क के नेतृत्व में ही डेनमार्क के साथ युद्ध होता है, जिसमें प्रसिया जो है, यानी कि प्रसा जो है, उसकी जीत होती है। दूसरा युद्ध होता है आपका 1866 में, यानी कि 2 साल बाद, जिसमें ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है।
और उसके बाद जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है उसमें भी जर्मनी की जीत होती है, प्रशिया की जीत होती है। और उसके बाद जो प्रशिया मतलब जो जर्मनी की और जो दूसरे राज्य होते हैं वो भी ऑटोमन बिस्मार्क के साथ मिल जाते हैं, प्रशिया के साथ आ जुड़ते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो युद्ध होता है वो 1870 में होता है फ्रांस के साथ, और इसमें भी जर्मनी की विजय होती है। मतलब 7 सालों तक युद्ध चला और बहुत सारे एरिया को उन्होंने प्रशिया ने क्या किया, कब्जे में लिया। और उसके बाद आखिरकार जर्मनी का एकीकरण हुआ और जर्मनी के राजा थे विलियम प्रथम, है ना। विलियम प्रथम को एक तरीके से वहाँ का राजा घोषित किया गया, क्योंकि उस समय के हिसाब से राजतंत्र ज़्यादा सही था उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने राजतंत्र को ही रहने दिया। विलियम प्रथम वहाँ के राजा बने, जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इस तरीके से आप जर्मनी के एकीकरण में बता सकते हैं, आपके बुक में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो देखिए यहाँ पे हम सार्डिनिया की बात करें तो सार्डिनिया जो था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था इटली का। और यहाँ पे जिस राजा का शासन था उसका नाम था विक्टर एमिनुएल द्वितीय। तो विक्टर जो एमिनुएल द्वितीय थे वो एकमात्र इटालियन मतलब मूल के राजा थे, तो उन्होंने ही जिम्मा उठाया कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण का। और उन्होंने क्या किया, उनके जो सार्डिनिया के जो प्रधानमंत्री थे, एक तरीके से प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जो थे वो कैबूर थे। ठीक है, उनको बुलाया और 1848 में उनको ये जिम्मा दिया कि वो क्या करे, इटली के एकीकरण का जिम्मा उठाए। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इटली के एकीकरण में जैसे कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से कैबूर ने क्या किया था, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए आप युद्ध की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से एरिया को जीता उन्होंने, कैसे अपने कंट्रोल में लिया। तो 1859 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता है। आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का कब्जा कौन से एरिया में था, उत्तरी भाग में, उसको हराया जाता है वहाँ पे, फिर उसको कब्जे में लिया जाता है। अगर हम नीचे की बात करें तो गैरीवोल्डी का भी नाम आप यहाँ पे बता सकते हैं। जो गैरीवोल्डी थे, गैरीवोल्डी भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो गैरीवोल्डी की सहायता से क्या किया गया, 1860 में जो नीचे का जो आपका एरिया था, दक्षिणी वाला भाग, जहाँ पे बोरबोन वंश का राज था, उसको कब्जे में लिया गया, क्योंकि गैरीवोल्डी का जो यहाँ पे पकड़ था वो ज़्यादा अच्छा था और वहाँ के आम लोगों को उन्होंने जुटा लिया था। तो इस वजह से कैबूर और इन दोनों ने मिलकर दक्षिणी भाग को जीत लिया। ठीक है, और 1861 में वहाँ पे भी राजतंत्र की स्थापना होती है और बाकी पूरा ये जो इटली है आपका वो एक हो जाता है। बात करें हम मध्य वाले भाग की, अगर हम बात करें जो मिडल इटली था, तो वहाँ की अगर बात करें वहाँ पे पोप का नियंत्रण था। जब ऊपर से भी आपका कैबूर ने ऊपर वाले एरिया को भी कब्जे में ले लिया। हम दक्षिण भाग की बात करें, दक्षिण इटली के भाग की बात करें, तो वहाँ पे भी सार्डिनिया का कहीं ना कहीं कब्जा हो गया, ऊपर भी कब्जा हो गया। तो बाद में पोप कहाँ लड़ पाएंगे, युद्ध कर पाएंगे क्या पोप, वो तो भाई कहीं ना कहीं सन्यासी है। तो उन्होंने भी फिर क्या किया, इस मध्य वाले भाग को भी सार्डिनिया के नियंत्रण में कर दिया, मतलब कैबूर के नियंत्रण में आ गया और पूरी तरीके से इटली जो था वो एक एकीकृत राष्ट्र हुआ, इटली का एकीकरण हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी पॉइंट्स आपको समझाया इसमें समझ में आ गया हो। अगला टॉपिक है 4.3 ब्रिटेन की अजीब दास्ता। इसमें हम ब्रिटेन के एकीकरण की कहानी की बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने अभी दूसरे कंट्रीज़ की बात की, जर्मनी, इटली वगैरह की हमने बात की, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ है ना एकीकरण में। लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन के अगर हम एकीकरण की बात करें, है ना, ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण की अगर बात करें तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम ब्रिटेन के मैप को देखें, देखिए ब्रिटेन की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते थे। जैसे कि आप देखेंगे, आप इसके दक्षिणी भाग, जैसे आपको जो मैप दिखा रहा हो तो सबसे ऊपर आप देखेंगे आपका स्कॉटलैंड है, यहाँ पे स्कॉट लोग रहते थे। ठीक है, हम नीचे आएंगे, आपका इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में इंग्लिश लोग रहते थे। आप इस तरफ देखेंगे तो वेल्स है, वेल्स में वेल्स लोग रहते थे। और आप इस तरफ अगर देखेंगे जहाँ पे आपका एरो का निशान लगा हुआ दिख रहा है, तो ये है आपका आयरलैंड, तो यहाँ पे आयरिश लोग रहते थे। मतलब अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे निवास करते थे। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ भी क्या था, ब्रिटेन में भी राजतंत्र ही था। ठीक है, लेकिन आपका 1688 में क्या हुआ, राजतंत्र को समाप्त किया गया, वहाँ पे संसदीय शासन को अपनाया गया। ठीक है, लेकिन राजा भी एक तरीके से कहीं ना कहीं अपने पास शक्तियाँ रखता था। ठीक है, 1707 में क्या होता है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि संधि होता है ना, एक एक्ट पारित किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, इसके माध्यम से, एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना होती है, यानी कि स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिलाया जाता है। कहने का मतलब ये है। उसके बाद हम आयरलैंड की बात करें तो भाई आयरलैंड में क्या था, आयरलैंड में दो तरीके के लोग रहते थे। आयरिश तो थे, लेकिन आयरिश भी दो प्रकार के थे, एक कैथोलिक को मानने ईसाई थे, लेकिन एक कैथोलिक ईसाई थे,
और दूसरे जो आपके थे वो प्रोटेस्टेंट थे। अब ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या अंतर है? कैथोलिक जो है वो कैथोलिक चर्च को मतलब चर्च की अवधारणा को मानते हैं और ईसाई धर्म की पुरानी अवधारणा है। प्रोटेस्टेंट जो है वो ईसाई धर्म की नई अवधारणा है, जो मार्टिन लूथर वाला जो मार्टिन लूथर को मानने वाले हैं उनको हम प्रोटेस्टेंट ईसाई बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने क्या किया आपका यहाँ पे प्रोटेस्टेंट जो कि अल्पसंख्यक थे आयरलैंड में, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इस कारणवश क्या हुआ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मामला खराब हुआ, है ना। और बलपूर्वक 1801 में क्या होता है, बलपूर्वक आयरलैंड को ब्रिटेन का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, तो ये आपके बुक में ये सारी चीज़ें ब्रिटेन के एकीकरण में बता रखा है, ये सारे पॉइंट्स आप उसमें समझाएंगे। अब टॉपिक नंबर 5 की हम बात करते हैं, जो कि है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अब राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र है, राष्ट्र के दृश्य के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कैसे दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें तो यूरोप में, चाहे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम भारत को क्या भारत माता के रूप में हम दर्शाते हैं। इसी तरीके से इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन में या फिर जो यूरोप है, यूरोप में भी क्या है कि राष्ट्र को कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला के चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। जैसे कि हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में एक बहुत ही लोकप्रिय नाम है मेरियन, है ना। तो मेरियन के रूप में दिखाया जाते हैं, उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में है जर्मेनिया। ठीक है, जर्मेनिया की अगर हम बात करें तो उसे बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया है और बलूत जो आपका जो वृक्ष है, मतलब इसको कहीं ना कहीं वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये पॉइंट हो गया आपका, इसमें आप ये बता देंगे बस। सो अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को समझते हैं, जो कि है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो राष्ट्रवाद का मतलब आपको पता ही है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना दिखाना, है ना, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण दिखाना कहीं ना कहीं, वो राष्ट्रवाद है। साम्राज्यवाद में क्या होता है, साम्राज्यवाद में हम क्या करते हैं, एक शक्तिशाली देश, मतलब साम्राज्यवाद में एक शक्तिशाली देश क्या करेगा, अपनी देश की सीमाओं को बढ़ाएगा, वो अपने देश की सीमाओं का विस्तार करेगा और उसके लिए दूसरे देशों की सीमाओं पे कब्जा करेगा, दूसरे देशों पे कब्जा करेगा। तो ये साम्राज्यवाद है। अब देखिए यहाँ पे हम बाल्कन क्षेत्र के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बाल्कन आप देखेंगे कि यूरोप का ही एरिया है, आप मैप में देख भी पाएंगे बाल्कन एरिया में, जिसमें कि अगर आधुनिक समय की हम बात करें तो रोमानिया है, बुल्गारिया है ना, अल्बेनिया है, यूनान है, मैसिडोनिया है, ठीक है, सर्बिया है, ये सब क्या है, बाल्कन क्षेत्र है। बाल्कन क्षेत्र इन सबको बोलते हैं हम। तो ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध एरिया थे, इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस पर क्या था, ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। ऑटोमन साम्राज्य आपको पता है एक मुस्लिम साम्राज्य था ये, और यहाँ के जो लोग थे वास्तव में ईसाई थे। तो इस कारणवश क्या होता है, वहाँ पे विद्रोह होता है। और 19वीं सदी की अगर हम आखिरी आते आते अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑटोमन साम्राज्य है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से वहाँ पे विद्रोह होता है और ऑटोमन जो साम्राज्य है उसका शासन खत्म हो जाता है, मतलब बाल्कन क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे भी बहुत सारे देश जो आपस में लड़ने लग जाते हैं अपने पावर को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्योंकि ये समृद्ध देश थे, इनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा थे, तो जो यूरोप के पावरफुल जो देश थे उन्होंने क्या किया, इन एरियाओं पे कब्जा करने की कोशिश की, है ना, अपने साम्राज्यों का विस्तार करने की कोशिश की। और इसी कारणवश प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पूरे का पूरा चैप्टर आपको मैंने समझा दिया बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू चीज़ें आपको बताई गई है। पूरे यूट्यूब पे शायद ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।